केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इनके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। जामनगर के मोती खावरी में रिलायंस मॉल में आग लगने की घटना सामने आई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आग लगने का भयानक दृश्य देखिए। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के 62वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करती हुई कहती है, आइए सुनिए। हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र और कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मैंने इसी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजायरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशली बेनिफिशियल उत्पादन के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों जहाँ भी जाएंगे अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते हुए उज्जवल मानकों के अनुकूल कार्य करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्य ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। भाजपा द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, श्वेत पत्र में सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया गया था, लेकिन नोटबंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बढ़ती आर्थिक असमानता नहीं।
बेचा जा रहा है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, कारखानों, तेल रिफाइनरियों का निजीकरण किया जा रहा है। एक इवेंट इन्होंने कर दिया है आखिरी सत्र का दोनों लोकसभा और राज्यसभा। और इस व्हाइट पेपर का जवाब हमारे ब्लैक पेपर में 10 साल अन्याय का, तो 10 साल की हकीकत प्रधानमंत्री अमृतकाल की सुनहरी सपने सबको दिखाई 10 साल अन्याय का। देखिए व्हाइट पेपर पर चर्चा हो रही है, जो भ्रष्टाचार पर जो टिप्पणी इन्होंने किया, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। असली मुद्दे लोगों के असली मुद्दे, किसान पर अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिकों का अन्याय, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेच हो रही, तो बिक रहे हैं और कौन खरीद रहा है? एक दो उनके चुने हुए दोस्त। बंदरगाहें प्राइवेटाइज, हवाई अड्डे का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, इस्पात कारखानों को निजीकरण, तेल के रिफाइनरियों का निजीकरण। पब्लिक सेक्टर अगर आप बंद करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रोजगार के अवसर कहाँ से आएंगे? राजनाथ सिंह कहते हैं, पहली बार जिस सरकार ने इसका संज्ञान लिया है वो मोदी सरकार है। हम पार्टी की राजनीति से ऊपर उठाए गए फैसले लेते हैं। इसका संज्ञान पहली बार किसी गवर्नमेंट ने लिया है, मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, पूर्व पीएम और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। ये देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। ये यूपी के लिए और भी खास है क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और ये आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रेमी मेलार्ड जनरल की उपस्थिति में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को 220 विमान मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
वीके सिंह, रिटायर्ड, मोएस नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग और दिल्ली में डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के सीईओ और प्रबंध निदेशक। उड्डयन मल्होत्रा। भारत सरकार की मेक इन इंडिया दृष्टि को एक महत्वपूर्ण धक्का देते हुए एयरबस ने अपने 220 परिवार के विमान दरवाजों के निर्माण और असेंबली के लिए बेंगलुरु स्थित डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को एक अनुबंध प्रदान किया है। यह भारत को दिए गए सबसे बड़े एरोस्पेस निर्यात अनुबंधों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, अमृतसर के 2 लोगों की श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने पर पूर्व सीएम और जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कहते हैं, हमें दुख है कि श्रीनगर में 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। यह निंदनीय है। पिछले 2-3 वर्षों में इस प्रकार की लक्षित हत्याएं बढ़ी हैं। इससे पता चलता है कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी सरकार कहती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होते ही यह सब बंद हो जाएगा। वे अब हमें दोष नहीं दे सकते, यह उनकी विफलता है। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो जख्मी हुआ था, खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी मजम्मत हो, कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच। इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, रजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग खत्म हो गए थे, लगातार यहाँ पे अब इन हमलों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अब की बात 400 के पार। आपको लगता है आपको क्या 400 से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो 400 की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह खराब क्यों हैं। जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात चली, जम्मू कश्मीर में ये हर बार कहते हैं जनाब बस मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मिलिटेंसी इज अबाउट टू फिनिश, वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश मिलिटेंसी, और फिर ऐसे हमले हो जाते हैं, फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। 400 की हम बात करेंगे, पहले मुल्क को ये समझाएं जनाब कि जम्मू कश्मीर के हालात अब ये हमें कसूरवार ठहरा नहीं सकते। हमें तो हुकूमत से बाहर गए हुए काफी साल हो गए। डायरेक्ट इनका दिल्ली से कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के ऊपर, बजट भी वहीं से पास किया जाता है, एलजी साहब को भी वहीं से हिदायत मिलती है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद ये डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, तो अगर इसके बावजूद श्रीनगर में इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो ये लोगों की नाकामी है, इट्स देयर फेलियर। तो विधायक राज्य विधानसभा में हंगामा करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कहती हैं, अगर विपक्ष की कोई राय है तो वे बजट पूरा होने के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह भाजपा पार्टी का कार्यालय नहीं है। ये विपक्ष के लिए राजनीति करने की जगह नहीं है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि हमने क्या काम किया है। हम इस गंदी राजनीति की निंदा करते हैं। वे राज्य बंगाल विरोधी के खिलाफ हैं। वे बंगाल के लोगों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप हमें बजट पेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? आपकी राय आपके भाषण में व्यक्त की जा सकती है, लेकिन यह आपका भाजपा पार्टी कार्यालय नहीं है, यह विधानसभा है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने 147 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया है, लेकिन हम उस रास्ते से नीचे नहीं जाना चाहते हैं। आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हम इससे लड़ेंगे। हिम्मत है तो बजट प्रस्तुति के बाद बोलें, उससे पहले नहीं।
सीएम के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कहते हैं, आईएनडीआई गठबंधन के 3 भागीदारों द्वारा समन्वित प्रयास में एक राजनीतिक नाटक लागू किया जा रहा है। उनका एकल बिंदु एजेंडा दक्षिण बनाम उत्तर की एक कथा बनाना है। ये उनकी अक्षमता और भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए एक राजनीतिक नाटक के अलावा कुछ नहीं है। केरल देश का सबसे बुरी तरह से आर्थिक रूप से कुप्रबंधन राज्य है। सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वयं के प्रवेश से उन्होंने स्वीकार किया है कि 2016 और 2023 के बीच केरल ने एक साथ 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। केरल दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि मध्य पूर्व प्रेषण के बिना केरल की अर्थव्यवस्था श्रीलंकाई आर्थिक संकट से भी बदतर होगी। Political drama being enacted in a coordinated effort by the 3 partners of the INDI alliance, the Congress in Karnataka, the CPM in Kerala, and subsequently the DMK in Tamil Nadu. Their single point agenda of this triumvirate of these 3 parties is to essentially create a narrative of South versus North. They are trying very hard. You have heard the Congress MP DK Suresh talk about secession, splitting South India from North India. And all of these things that they are doing today, including the narrative of discrimination against the South, is aimed at creating a divide and dividing India into South and North. The facts are this. This is nothing but a political drama to cover up their incompetence, their corruption. Kerala today, with Pinarayi Vijayan sitting in Jantar Mantar in Delhi, is the most badly economically mismanaged state in the country. By their own admission in the Supreme Court, they have admitted that between 2016 and 2023, Kerala has run up a loss of 1,10,000 crores. This is a liability for future generation of Keralites and Malayalis, because Kerala is on the verge of bankruptcy. Because without Middle East remittances, Kerala's economy will be worse than the Sri Lankan economic crisis. Because of the reason that they have taken it to the edge of financial bankruptcy, the Kerala government, the Kerala left government, Pinarayi Vijayan, केंद्र सरकार के खिलाफ केरल के सीएम के विरोध में शामिल होने पर संघीय ढांचे के पतन और दक्षिणी राज्यों में करों के असमान विचलन का आरोप लगाते हुए DMK-RS सांसद डी शिवा कहते हैं, मैंने DMK पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु एमके स्टालिन के सीएम की ओर से भाग लिया है। विरोध के लिए एकजुटता दिखाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली संघ सरकार एक सत्तावादी दृष्टिकोण के साथ व्यवहार कर रही है और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को दबा रही है। संघ सरकार अधिक से अधिक शक्तियां मान रही है। विपक्षी दल के सत्तारूढ़ राज्यों में राज्यपाल अधिक व्यवहार करते हैं, यहां तक कि विधानसभाओं से सर्वसम्मति से पारित कानून भी राज्यपालों की सहमति नहीं मिल रही है। I have participated on behalf of the DMK party and on behalf of our party president, Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, to express solidarity for this protest. The union government, which is ruled by the BJP party, is behaving with an authoritarianism approach and suppressing the states which are ruled by opposition parties. Moreover, though our constitution says India is a federalist country, in practice it is not so. The union government is assuming more powers, and the state's powers are being transgressed and encroached by the government. So we have been not only raising our voice in the parliament, the assemblies have also passed resolution. Moreover, above all, the governors in the opposition party ruling states, they behave in excess. They stand as a stumbling block for the state government functioning. Even the bills that are passed in the assemblies with a unanimous support has not been given assent by the governors, deliberately preventing the governments to serve to cater to the needs of the people. So in order to express all those things and to mobilize the people for the ensuing 2024 elections, to uphold the federalism and secularism of this country, we have all organized today, and DMK has expressed its solidarity to it. I have participated on behalf of the DMK party and on behalf चेन्नई पुलिस की सीमा में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में बम धमकी ईमेल प्राप्त हुए। इन शिक्षण संस्थानों में एंटी सबोटेज चेक के लिए GCT BVDS टीमों को भेजा गया है और इन ईमेल को भेजने वाले अपराधी की पहचान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
ग्रेटर चेन्नई पुलिस। राहुल गांधी के बयान पर एमपी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग केवल प्रमाण पत्र द्वारा पिछड़े हैं, जन्म से नहीं। का इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है, बहुत से लोग